हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं करूँगी MEG 7 का नॉन फिक्शन का जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क। नॉन फिक्शन में मतलब क्या होता है, जो कि फिक्शन नहीं है, मतलब कि बनावटी चीज़ें नहीं हैं, आपने सोच समझ के नहीं लिखा है, वो चीज़ें रियल लाइफ में हुई थी, उसे कहते हैं नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है, जब आप कोई चीज़ इमेजिनेशन के थ्रू लिखते हो, कुछ सोच के लिख रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो नॉन फिक्शन में हम क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू का वर्क करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू का जो वर्क है जो आपके सिलेबस में है वो है ऑटोबायोग्राफी। उसके कुछ सेक्शन ही आपके में है, मतलब पूरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उसके कुछ चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है इस वर्क को अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो ये वर्क है ये क्यों लिखा गया है या फिर क्यों आपके सिलेबस में डाला गया है, आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ से, जो कि जवाहरलाल नेहरू की राइटिंग्स थी उनको, उनका राइटिंग प्रोज स्टाइल, उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, आपको उसमें अवेयर करने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से लिखते थे। तो जो नेहरू है वो कौन है, एक मोस्ट डिस्टिंग्विश इंडियन है 20th सेंचुरी के, आप सबको पता है, उनके इंट्रोडक्शन के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँ। एज वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनकी जो लाइफ है, वो जो उनकी लाइफ है वो नेशन की भी लाइफ हम कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए जब उनके हम वर्क्स को पढ़ते हैं, उनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि जो उनकी राइटिंग है सिर्फ अबाउट अ पर्सन है, अबाउट द स्टडी ऑफ अ पर्सन और अ मैन, बट इट ऑल्सो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपनी लाइफ स्पेंड करी है वो कहीं ना कहीं नेशन से भी कनेक्टेड है। तो नेहरू का जो वर्क है ऑटोबायोग्राफी, इसके आपको 6 चैप्टर्स ही लगे हैं। अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 चैप्टर ही आपके सिलेबस में है। अभी स्टार्ट करते हैं नेहरू की लाइफ से। नेहरू की लाइफ, उनकी कुछ राइटिंग्स है। तो नेहरू कौन, मतलब उनका जो बर्थ था वो हुआ था 1889 में एंड ही डाइड ऑन 1964 में। इनको हर एक बंदा जानता है, इंडिया में इंडियन है तो वो जानते ही है, आउट ऑफ इंडिया जो है वो भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम मेजर कुछ फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो उसमें नेहरू का नाम तो आता ही है। प्लस ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो इसलिए लोग भी इन्हें जानते हैं। ये कहाँ से थे, ये कश्मीर में बॉर्न अप हुए थे। इनका जो बर्थ था वो कश्मीर में हुआ था, और उनकी जो एजुकेशन थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि फैमिली इनकी काफ़ी ज़्यादा वेल सेटल थी। इन्होंने जो पहले अपनी स्टार्टिंग करी थी, उनकी जो एजुकेशन थी वो घर पे ही थी, गवर्नेंस उन्हें पढ़ाती थी। उसके बाद जो नेहरू हैं वो चले गए हैरो में, हैरो जो यूनिवर्सिटी है, या फिर उसके बाद कैम्ब्रिज में, इनर टेम्पल में। तो इस तरीके से इनका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दिखाता है। इनकी जो वेल टू डू फैमिली थी, उन्होंने उन्हें एक अच्छी बेटर लाइफ दी, एक अच्छी एजुकेशन दी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब इंग्लैंड चले गए थे, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में ही करी, जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ पे नेशनलिस्टिक स्ट्रगल हो रहा था, इन्होंने वो चीज़ें देखी और ये भी उस चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक लीड ले ली इन्होंने, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, जुड़ गए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत बार जेल भी गए थे, और ये प्राइम मिनिस्टर बने थे फ्री इंडिया के अगस्त 1947 में। उनकी राइटिंग की बात कर लेते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है मेनली। तो इन्होंने लिखी है कुछ 3 मेन बुक्स हैं, जिन बुक्स में इन्होंने अपने प्रिजन डेज को कवर किया है। मतलब कि इन्हें जब जेल हो गई थी तो इन्होंने 3 ऐसी बुक्स लिखी हैं जिसमें इन्होंने अपने प्रिजन के जेल वाले दिनों को बताया है। पहला वर्क है एन ऑटोबायोग्राफी, जो पब्लिश हुआ था 1963 में, 1936 में सॉरी, और ये आपके सिलेबस में है। दूसरी जो बुक है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1939, और थर्ड है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1946। तो आपको फर्स्ट वाली पढ़नी है, तो हम फर्स्ट वाली से ही स्टार्ट करेंगे। अब इसमें स्टार्टिंग क्या करूँ मैं, तो अगर मैं स्टार्टिंग बोलूँ तो जो नेहरू हैं उनकी जो राइटिंग है वो उस टाइम के प्रिजन टर्म्स को शो करती हैं, जब वो उस टाइम पे प्रिजन में थे, जेल में थे। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये भी लिखी गई है टोटली उनके जेल पीरियड में, जब वो जेल में थे, जो कि लेस देन 9 मंथ्स था, फ्रॉम 1934 से फरवरी 1935 तक। ये उनका टाइम पीरियड था जब वो जेल में थे। उस टाइम पे इन्होंने लिखा था इसे, और इसमें टोटल 64 चैप्टर्स हैं, जो कि इनकी बताती है इनकी सिचुएशन को, उन सब चीज़ों को। अब जब ये जेल में थे, प्रिजन इज़ अ सेंटर, ठीक है, जब वो लिख रहे थे उनका एक्सपीरियंस, तो पर्सन क्या करता है, अपने बैक टू लाइफ को सोचना स्टार्ट कर देता है, एक्सपीरियंस को सोचता है, उसकी पास्ट लाइफ को सोचता है। तो इन्होंने भी वही किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी कहानी जो थी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जो ओरिजिनल टाइटल था इस वर्क का वो था इन एंड आउट ऑफ प्रिजन,
और उसके बाद एक सबटाइटल था जिसका नाम था एन ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव विद म्यूजिंग ऑन रीसेंट इवेंट्स इन इंडिया। लेकिन बाद में इस चीज़ को हटा दिया गया था जब ये पब्लिश हुई थी। पब्लिशर जो थे उनका नाम था जॉन लेन द बॉडली हेड ऑफ लंदन इन 1936 में पब्लिश हुई थी। और जब ये पब्लिश हुई तब इस पब्लिशर ने इस वर्क का नाम लिख दिया था एन ऑटोबायोग्राफी। चेंज हो गई थी जो कि चीज़ें पहले कुछ और रखा गया था लेकिन बाद में चेंज हो गई थी। ये जो वर्क है इसे डेडिकेट किया गया है, नेहरू ने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था, कमला नेहरू को, जो कि पब्लिकेशन से फ्यू वीक्स बैक ही उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गई थी। अब बात आती है कि इसमें आगे क्या होता है। ठीक है, एक तो होता है कि आपने एक इंट्रोडक्शन सा पढ़ लिया, उसके बाद क्या बताया गया है, इसमें बताया गया जो नेहरू हैं वो बताते हैं ये बुक जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी। इसमें 2 बार एपिग्राफ दे रखा है। एपिग्राफ मतलब कुछ ऐसी कोट्स की लाइन होती है जो कि आपकी वर्क के थीम को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि किसी और का वर्क है, आपने उसमें से छोटी सी एक लाइन ले ली। तो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 क्या है, डिसेंट फ्रॉम कश्मीर। चैप्टर वाइज मैं इसकी समरी करूँगी। तो फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने क्या बताया है, नेहरू डिस्क्राइब करते हैं अपने जो चाइल्डहुड की जो यादें हैं उनको, जो कि बहुत ज़्यादा लोनली था। इनकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस थी, वेल टू डू फैमिली थी। वो कहानी सुनाते हैं, स्टोरी बताते हैं अपनी कश्मीरी ओरिजिन की, जो कि एक एंसेस्टर से है, मतलब कि अपने एंसेस्टर्स की भी कहानी सुनाते हैं जिनका नाम राजकौल था, और कैसे वो जो दिल्ली में माइग्रेट हो गए थे। उसके बाद जो नेहरू हैं वो ओपन और क्लोज करते हैं अपने ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव को कुछ कोटेशंस के साथ में। कोटेशन जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि जो कोटेशन होती है स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख देता है कोई पर्सन अगर, तो वो क्या है, वो कोटेशन आपके वर्क की नहीं है, वो कोटेशन आपने किसी और के वर्क से ली है। तो इन्होंने जो अब्राहम काउले हैं उनके वर्क से एक कोटेशन ली है जिसमें इन्होंने बता रखा है, मतलब उन्होंने बोला था, काउले ने बोला था कि जो डिलेमा होता है ऑटोबायोग्राफर का, उसको बता रखा है कि वो कैसे दोनों चीज़ों को लिखता है। मतलब कि हार्ड भी हो सकता है उसका वर्क और नाइस भी हो सकता है। नाइस इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करता है, उसने क्या क्या लिखा है वो चीज़ें आती हैं। लेकिन हार्ड इसलिए है क्योंकि रीडर को वही सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं जो कि वो बताता है। और क्लोज में भी उन्होंने तलमुद की, इसकी प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो कैसी होगी, तालमुद है या फिर जो भी है, ये एक बुक है, उसके बारे में बता रखा है इन्होंने। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या बोला, नाम क्या है, हैरो एंड कैम्ब्रिज। हैरो जो और कैम्ब्रिज जो है वो उनकी एजुकेशन जहाँ पर उन्होंने कंप्लीट करी है वो है। इस चैप्टर में नेहरू क्या बताते हैं, इस चैप्टर में नेहरू अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं जो कि इंग्लैंड में हुई थी। और वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पब्लिक स्कूल था हैरो में। फिर उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में गए, कैम्ब्रिज में गए, फिर इनर टेम्पल में गए। तो ये इनके कुछ जहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है, अपनी स्कूलिंग, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। उन्होंने क्या किया है, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स। इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स से भी बात करी और कुछ इंडियन लीडर से भी बात करी, उनसे मिले इंग्लैंड में ही, जब ये थे वहीं पर ये उनसे भी मिले। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ये जो लोग थे इन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया। प्लस नेहरू को ऑस्कर वाइल्ड ने और पीटर जो थे, वॉल्टर पीटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। क्यों किया, क्योंकि ये जो दोनों पर्सन थे, ऑस्कर वाइल्ड और पीटर जो था, दे बोथ वो एस्थेटिसिज्म उससे कनेक्टेड थे, उस मूवमेंट से, जो कि मूवमेंट क्या बोलते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि जो आर्ट है वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है तो आपको ब्यूटीफुल के लिए बनाना है, ब्यूटी के लिए बनाना है। तो जो इनकी लाइफ थी वो कैसे थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इनके टेस्ट एक्सपेंसिव थे, और ये क्या देखते थे अपने आप को एक तरीके से, इनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, अ मैन अबाउट टाउन। अ मैन अबाउट टाउन एक फ्रेज़ होता है जो कि किस चीज़ को दिखाते हैं, एक फैशनेबल लाइफ को दिखाता है, जिसके पास पैसे हैं, ऐश सारे ही आराम है, उसके पास कंफर्ट है, और जो एक ऐसे पर्सन जो वर्ल्डली और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होता है, एक्टिव होता है। नेक्स्ट चैप्टर है इनका 7 का नाम क्या है, द कमिंग ऑफ गांधी, सत्याग्रह एंड अमृतसर। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि दिस चैप्टर बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इंडिया में सीन था ये उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, शो करता है और दिखाता है कि जो लाइफ है कितनी चेंज हो गई है, मिडिल क्लास की लाइफ या फिर जो मास है, जो लोग हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई है, जो पेजेंट्री, जो लोग किसान से रिलेटेड होते हैं, खेती से रिलेटेड होते हैं, उनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। इन स्पाइट ऑफ यूनिवर्सल अपोजिशन, हालांकि कोई चाहता नहीं था इंडिया में भी, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रोलेट एक्ट को लागू कर दिया। अब ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था फरवरी 1919 में। इसमें क्या बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, ब्रिटिशर्स हैं,
ब्रिटिशर्स की जो पुलिस है, दे कैन अरेस्ट एनीवन, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी क्लेम। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वारंट दिखाएं, क्लेम दिखाएं। अगर उन्हें चाहिए तो आप, उन्हें मर्जी है, उनका मन है, वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं और ये उनके पास पावर है। और ये लॉ के थ्रू पास कर दिया गया था। और उसके बाद ही इसमें क्या हुआ था, इसी के थोड़े दिनों बाद, ये फरवरी में हुआ था और अप्रैल में, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग वाला मैसकर जो हुआ था वो हुआ था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे क्योंकि जो जनरल डायर थे उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग वूटिंग करवा दी थी, उसकी वजह से। ये चैप्टर और भी चीज़ें फोकस करता है, जैसे कि गांधी जी के बारे में बताता है कि जो गांधी जी की पावर थी लीडरशिप के ऊपर, उसको प्लस ये बताता है कि कैसे गांधी जी का जो असहयोग, जो नॉन वायलेंस था, जो उनका मूवमेंट था, उसे कैसे अप्रूवल मिला। और फिर जो खिलाफत लीडर्स थे उन्होंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया, उनको अप्रूव कर दिया, और कैसे उसकी एफिशिएंसी स्टार्ट हो गई कि हाँ वो वर्क करता है। उसके बाद बताया गया है, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 30, इसमें है द नैनी प्रिजन। इसमें क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द 12 चैप्टर्स इन ऑटोबायोग्राफी दैट डील्स विद नेहरूज एक्सपीरियंस इन प्रिजन। मतलब कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो नेहरू है उनके प्रिजन के एक्सपीरियंस को शो करता है। और ये एक्सपीरियंस कैसे हैं, स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट, जब वो पहली बार जेल जाते हैं और उन्हें अलीपुर में रखा जाता है, अलीपुर जेल में। उसके बाद वो देहरादून में जेल में रहते हैं, उसके बाद अल्मोड़ा जेल में रहते हैं। तो उसके यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रखे हैं। और जो नैनी प्रिजन है, जो जेल थी, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है और उनके वर्क को भी दिखाती है। इसमें ये बताते हैं कि रियलिस्टिकली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जेल में रहने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब आप किसी भी चीज़ को सुन नहीं पा रहे हो, ये वहाँ पर देखते हैं कि जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा बेकार है ह्यूमंस की। मतलब कि जो वहाँ पर इंडियन प्रिजनर्स थे उनसे किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट लिया जा रहा है, लेबर वर्क करवाया जा रहा है, उनसे जो जो वाटर पंप होते हैं वो चलवाए जा रहे थे। और ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो कंडीशंस है, मतलब कि जो इंडियन प्रिजनर्स हैं और जो ब्रिटिशर्स वाइट प्रिजनर्स हैं, उन दोनों के बीच में जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब दोनों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो भी अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं उस चीज़ के लिए कि जो उनकी लाइफ थी वो बिल्कुल ही एकदम वेल टू डू फैमिली से है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इनकी लग्जूरियस लाइफ है। बट स्टिल इंडिया में क्या हो रहा है, चीज़ें इतनी बेकार हैं, बदतर कंडीशन है। तो वो यहाँ पर रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को। और इस चैप्टर के एंड में वो क्या दिखाते हैं, वो शो करते हैं हार्टलेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको शो करते हैं, गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी इंडिया में उसको शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 54 जो कि 5th चैप्टर है, द रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें जो नेहरू हैं उनके व्यूज़ दिखाए गए हैं इंग्लिश मैन को लेके, कि इंग्लिश मैन को लेके वो क्या सोचते थे, और जो उनके व्यूज़ थे इंग्लिश रूल को लेकर उन चीज़ों को दिखाया गया है। मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो इनका जो व्यू था ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स में, वो अपोजिट नहीं था, उनके खिलाफ नहीं था, उनकी ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, मतलब ऐसी कोई हेट्रेड की फीलिंग नहीं थी ब्रिटिशर्स के लिए, इंग्लिशमैन के लिए। इन्होंने कोर्ट में बोला है, इन माई हार्ट आई रादर एडमायर द इंग्लिश। मतलब कि अपने दिल में कहीं ना कहीं इंग्लिश को एडमायर करते हैं, अंग्रेज़ों को, गोरे लोगों को, उनके कल्चर को एडमायर करते हैं। और ना ही इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ऐसा कुछ किया था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा उन चीज़ों को एडमायर किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके जो वर्क थे उन सब चीज़ों की वजह से। और इसी चैप्टर में जो नेहरू हैं वो सब्जेक्ट करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के कुछ रूल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं जो कि उन्होंने इंडिया में स्टार्ट करे थे फॉर अ सर्चिंग एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस के लिए, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से देख सको ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या क्या किया है। ही स्टेट द डिफरेंट क्लेम्स मेड फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड देन एग्जामिन ईच ऑफ दैम। वो बहुत सारे ऐसे क्लेम्स लेते हैं, मतलब कि ब्रिटिशर्स के रूल को लेके किस तरीके से क्लेम किया गया है, फिर वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर उन्होंने वो रूल बनाया है वो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, क्रेडिट मिलेगा या ब्लेम मिलेगा, इस तरीके से। और लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स में, ग्रेटफुल टू द ब्रिटिश, जो कि उनका जो गिफ्ट था, मतलब जो उन्होंने साइंस को बिल्डअप, जो उन्होंने साइंस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जो उन्होंने बाकी चीज़ों को जैसे कि इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे, थैंकफुल थे ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स में। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर जो इसका है 68 चैप्टर नंबर एपिलॉग। अब एपिलॉग क्या होता है, जो इसका लास्ट कैरेक्टर होता है, लास्ट चैप्टर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो नेहरू हैं वो एपिग्राफ से स्टार्ट करते हैं अपनी बुक को, वर्क को,
और ख़त्म होती है वो फिर एक और से। तो जो लास्ट का जो एपिग्राफ है वो है तलमूद से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि जूइश जो लोग थे या फिर जूइशइज़म है उनसे रिलेटेड जो है उन सब चीज़ों को इसमें बताता है। उसके बाद इसमें नेहरू क्या करते हैं और भी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। नेहरू टेक्स दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट ही इज़ क्वेयर मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। वो ऐसा नहीं है कि वो टोटली इंडियन बन के ही चीज़ों को लिख रहे थे, क्योंकि जो उनका प्रोस्पेक्टिव था ही वॉज इन इंग्लैंड। बहुत टाइम तक वो इंग्लैंड में भी थे, उन्होंने पढ़ाई वहाँ से करी है, स्कूलिंग वहाँ से है, कॉलेज वहाँ से है। तो वो क्या कर रहा है, वो मिक्स फीलिंग डाल देता है इनके अंदर कि ये इंडियन है लेकिन इन्हें वेस्टर्न्स जो लोग हैं, इंग्लिश जो लोग हैं, उनसे भी कोई ऐसा हेट्रेड की फीलिंग नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, ही इज़ अ क्वेयर मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इनमें हैं, दोनों ही फीलिंग है इसमें। आउट ऑफ प्लेस एवरीवेयर एट होम नोवेयर, कि घर से बाहर हर जगह है, आउट ऑफ प्लेस है हर जगह। इंडिया में है तभी भी वो इंडियन फील नहीं करते, बाहर है तो ऑब्वियसली वो बाहर के नहीं है, इंडियन है। लेकिन घर कहाँ है, कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी रूट्स कहीं है, बिलोंग कहीं कर रहे हैं, पढ़ कहीं रहे हैं, और जो फीलिंग है वो कहीं और के। मिक्सचर हो गया ना ईस्ट एंड वेस्ट का, इसलिए इनके जो थॉट्स है और इनकी जो अप्रोचेज़ है दे आर मोर वेस्टर्न देन इंडियन। मतलब कि जब उन्होंने पढ़ाई वहाँ पे करी है तो ऑब्वियसली उनके थॉट्स एंड अप्रोच भी वेस्टर्न हो जाएंगे, इंडियन नहीं रहेंगे। बहुत सारे वेज में ऐसा बोला जाता है कि इंडियन नहीं है इनके थॉट्स। और जो नेहरू है ही इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ रेशियल मेमोरीज ऑफ जनरेशन। और ये अपने आप को बताते हैं जैसे कि इनकी जो ब्राह्मणिकल जो पंडित की इनकी कैटेगरी है या फिर जो इनका जनरेशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड है। अब बात आती है कि ऑटोबायोग्राफी का किस तरीके से रिसीव किया गया जब ये पब्लिश हुई। तो जो वर्क है, ये जो बुक है, जब ये पब्लिश हुई तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिसीव किया गया इंग्लैंड में, और उन लोगों ने भी इसे अच्छे से रिसीव किया जो चीज़ों पे कुछ चीज़ों पे डिसएग्री करते थे, एग्री नहीं करते थे। और इनके कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इन्हें अच्छे से ट्रीट किया। किसी किसी ने तो बोल दिया कि ये जो वर्क है बहुत ज़्यादा फैबुलस है, किसी ने बोल दिया कि ग्रेट मैन है, फ्यू ग्रेट मैन होते हैं उनमें से ये एक है। तो इस तरीके से इनके वर्क को अच्छे से ट्रीट किया गया। जब ये लिखी गई तब अच्छे से ट्रीट हुई, इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ भी की, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हुआ। और ये यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी का नॉन फिक्शन में से बचा हुआ है पोर्शन वो कंप्लीट करूँगी, मतलब विवेकानंद जी का जो वर्क है वो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो बाकी भी कर दूँगी। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।